equivalent water equivalent of a calorimeter से, water equivalent of a calorimeter. Water equivalent of a calorimeter is amount of water which absorb or release same amount of heat as is done by the calorimeter for same temperature change. यहां एक टर्म डिफाइन किया गया है, वाटर इक्विवेलेंट। इसके लिए सिंबल W यूज कर लेते हैं कई बार, ऑफ ए कैलोरीमीटर। और ये कैसे डिफाइन किया गया है? ये डिफाइन किया गया है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए कैलोरीमीटर इज अमाउंट ऑफ वाटर। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ये क्या है? ये वाटर का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ वाटर which absorb or release same amount of heat as is done by the calorimeter. अब ये बात समझिए, एक कैलोरीमीटर जो है वो एक बर्तन है। जैसे कप है या ग्लास है स्टील का, मान लो स्टील का ग्लास है तो उसका अपना मास कुछ होगा, और वो जिस मटेरियल का है उसका स्पेसिफिक हीट कुछ होगा। और यदि रूम में रखा हुआ है तो जो रूम का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे ये हमें मिल रहा होगा, मान लो थीटा। और सोचो यदि इसमें मैं टी पॉट से टी डाल देता हूं, यदि चाय भर दिया इस ग्लास में, तो क्या अब टेम्परेचर थीटा ही रहेगा या थीटा प्लस डेल्टा थीटा कुछ हो जाएगा? ग्लास का टेम्परेचर क्या उम्मीद करते हो, वही रहेगा या बदलेगा? सर बदलेगा। और आपको शक हो तो एक काम करना, सुबह सुबह ग्लास में चाय भर के स्टील वाले ग्लास में और हाथ से छू के देखना, ज्यादा गर्म हो तो पकड़ मत लेना ग्लास, नहीं तो फिर परेशानी हो बढ़ जाएगी। तो ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो बर्तन है इसने हीट एब्जॉर्ब किया होगा। सर इसने कहां से ले लिया? भाई केवल चाय तुम्हें ही अच्छी लगे सुबह सुबह ये थोड़े ना जरूरी है, ग्लास को भी पसंद आई, उससे उसने एनर्जी ले लिया। तो सर फिर तो चाय ठंडी हो जाएगी। अरे तो कौन कह रहा है नहीं ठंडी होगी, जल्दी पी लो। तो इसीलिए ध्यान से सुनो, सुबह सुबह जब चाय बनाते हैं तो यदि आप चाहते हो कि वो जो चाय है गर्मा गर्म मिले, तो चाय को
कप में या ग्लास में डालने से पहले उसमें पहले गर्म पानी डाल के बाहर हटा दो। तो जो भी हीट लेना होगा कप या ग्लास को, वो गर्म पानी जो आप डालोगे कप में, उससे वो एब्जॉर्ब कर ले रही होगी। और फिर उस कप या ग्लास में चाय डालो टी पॉट से, तो क्या होगा कि चाय जिस टेम्परेचर पे आप सर्व करना चाहते हैं या लेकर के बैठना चाहते हैं टेबल पे, उस टेम्परेचर पे आपको मिलेगी। और नहीं तो क्या होगा कि आप तो एक्सपेक्ट कर रहे हो एकदम हॉट टी, लेकिन हुआ क्या कि सुबह सुबह वाले कप में जब जाड़े के मौसम में आपने रखी, तो वो पता चला टेम्परेचर तुरंत नीचे आ गई चाय की। क्यों? क्योंकि वो जो हीट कुछ ना कुछ कप ने भी अब्जॉर्ब कर लिया। तो सर इसमें वाटर इक्विवेलेंट कहां पर है? अब इंटरेस्टिंग पॉइंट, यहां ध्यान से देखिए। कैलोरीमीटर का मास आपको मिल गया है और एस मिल गया। तो इस सिचुएशन में हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर इक्वल्स टू एम एस डेल्टा थीटा। अब होता क्या है कि ये कैलोरीमीटर बर्तन तो लैब में आप रखोगे जहां हीट मेजर कर रहे हो, वो तो एक ही रहेगा, चाहे मैं एक्सपेरिमेंट करूं वहां लैब में जाके या कोई दूसरा स्टूडेंट जाकर एक्सपेरिमेंट करे, वो तो बदलने से रहा। तो वहां कैलोरीमीटर पे एक हम प्रिंट करवा देते हैं डाटा W। ये कैलोरीमीटर के से एसोसिएटेड एक डाटा कहलाता है। और उस W का क्या मतलब है? तो कैलोरीमीटर जितना हीट लेगा या देगा डेल्टा थी चेंज के लिए, उतना ही ये W अमाउंट का यदि वाटर होगा तो वो लेगा हीट या देगा हीट। तो वाटर का स्पेसिफिक हीट तो 1 जानते हैं आप। तो यदि स्पेसिफिक हीट प्रैक्टिकल यूनिट है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, तब आप ऐसे देखोगे ms डेल्टा थीटा इक्वल्स टू W इंटू 1 इंटू डेल्टा थीटा। तो अब मुझे बताइए कि यहां डेल्टा थीटा कैंसिल करते हैं, तो ये जो W अमाउंट है ये m इंटू एस के बराबर आ गया। और वैसे भी तो सोच के देखो ना, कैलोरीमीटर का जब भी हीट लेना या देना आपको लिखना होगा, तो आप ये मान ले सकते हो कि उसके बदले, उस कैलोरीमीटर बर्तन के बदले ये W अमाउंट एक्स्ट्रा पानी वहां मौजूद है। बर्तन के बदले, कैलोरीमीटर कंटेनर के बदले, कैलोरीमीटर के बदले वहां पर क्या है कि W अमाउंट का पानी है। वो उतना ही हीट लेता या देता जितना ये कैलोरीमीटर हीट ले या दे रहा है। अब इसके SI यूनिट क्या होगा? तो वाटर इक्विवेलेंट SI यूनिट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट इज किलोग्राम। क्यों? सिंस वाटर इक्विवेलेंट इज अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर, ये तो अमाउंट ऑफ वाटर है। तो ऐसा यूनिट जो वाटर इक्विवेलेंट का होगा ये W, ये किलोग्राम में होगा। और उसका उपयोग कैसे करेंगे वो एग्जांपल में आगे मैं बताता हूं। तो पहले तो ये समझो कैलोरीमीटर भी हीट लेगा या देगा, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा उसका जब, और वो जितना हीट लेता या देता है उतना ही ये W अमाउंट भी हीट लेगा या देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जब कैलोरीमीटर के लिए ms डेल्टा थीटा लिखना होगा तो उसके बदले मैं W इंटू 1 इंटू डेल्टा थीटा लिख दूंगा। मैं मान लूंगा कि उसके बदले
W अमाउंट वाटर वहां मौजूद है उस कैलोरीमीटर के बदले, और वो हीट लेने या देने का काम कर रहा है कैलोरीमीटर बर्तन की जगह। अब ध्यान से देखिए इसका उपयोग एग्जाम्पल में। यहां एक कैलोरीमीटर है, और इसका वाटर इक्विवेलेंट कहा गया 50 ग्राम। यहां 150 ग्राम वाटर अवेलेबल है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब बताओ इसको कितना हीट हम प्रोवाइड करें, इसको कितना हीट हम प्रोवाइड करें कि ये जो है वाटर, इसका टेम्परेचर हो जाए 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कितना हीट प्रोवाइड करें? तो सॉल्व करते वक्त देखिए, हीट सप्लाइड Q इक्वल्स टू हीट, बहुत बढ़िया के तब, gained by the water present in calorimeter plus heat gained by the calorimeter। अच्छा ये बताओ, जब आप गर्म करोगे एक बर्तन में पानी रख के, तो गर्म करोगे तो क्या केवल पानी उसमें जो रखा है उसका टेम्परेचर बदलेगा, या पानी और बर्तन दोनों का टेम्परेचर बदलेगा? सर पानी और बर्तन दोनों का बदलेगा। हाँ, तो अब आप क्या देखेंगे, हीट गेन जो है वो Q के दो पार्ट आ गए। तो एक तो लिखो 150 ग्राम जो पानी है, 30 माइनस 20, और दूसरा देखो 50 इंटू 1 इंटू 30 माइनस 20। सर ये 50 कहां से आ गया? तो कैलोरीमीटर के W देने का मतलब है कैलोरीमीटर जो हीट लेगा या देगा वो उतना ही होगा जितना ये 50 ग्राम पानी हीट लेता या देता। तो हमने मान लिया कि बर्तन के बदले 50 ग्राम एक्स्ट्रा पानी है, और उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपने हीट देना पड़ेगा आपको 30 से 20 के लिए 50 इंटू 1 इंटू 30 माइनस 20। तो ये कितना हो गया? 2000। हाँ, 1500 प्लस 500 दैट इज 2000 कैलोरी। तो ये जो वाटर इक्विवेलेंट है इनको कहां हम यूज करते हैं? ये उस समय यूज करते हैं जब हम सोच रहे होते हैं कि बर्तन ने हीट लिया या बर्तन ने हीट दिया। तो बर्तन के बदले हम मान लेंगे कि वो हीट लेने या देने का काम कर रहा है वो वाटर। कौन सा वाटर? वो जो हमने उसके वाटर इक्विवेलेंट बर्तन पे लिखा देखा है उसे। जिन लोगों को ये समझ में आया हो हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया। महिषा, दिव्यांशु, केतब, क्षितिज, कार्तिक, सोम, शिवेंद्र, सौमिल, दुष्यंत, अबरार, कीर्ति, सुशांत, कार्तिक, कृतिका, पलक, अनुष्का, विशाल, रिद्धिमा, भव्या, वेदांत, महक, आर्यन। बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने ये वाटर इक्विवेलेंट वाले आइडिया को यहां कलेक्ट किया है। चेक करिए, यदि
ऐसा होता, एक बर्तन में 20 ग्राम वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हम देखते, और ये जो कैलोरीमीटर है इसका वाटर इक्विवेलेंट है, लिखा गया है 50 ग्राम, और आपको बताना है कि इसको कितना हीट दें कि ये सारा का सारा वाटर वेपर में बदल जाए या स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। तो हम क्या सोचें इनको सॉल्व करते वक्त, क्या ये डायरेक्ट वेपर में बदलेगा या दो टुकड़ों में इसमें एनालिसिस की जाएगी? तो दो पार्ट्स में। तो इसको पहले Q1 हीट प्रोवाइड करेंगे और फिर ये कैलोरीमीटर पहुंच जाएगा 20 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर कंटिन्यू रखेंगे हीट देना Q2 दूसरा टुकड़ा, तो सारा का सारा वाटर ट्वेंटी ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो बर्तन है ये भी 100 डिग्री सी पे। अब आपको बताना है Q, तो Q तो दो टुकड़ों में देखेंगे, Q1 प्लस Q2। अब मुझे ये बताइए Q1 क्या है? हीट गेन्ड बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर, ये Q1 हो गया। और Q2 क्या है? हीट गेन्ड बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर। अब सोचो हीट गेन्ड बाय वाटर कितना, 20 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 30, और हीट गेन बाय कैलोरीमीटर कितना, 50 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 30। अब अगला देखिए, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में 20 इंटू 540 प्लस 0। अच्छा ये बताओ कैलोरीमीटर वाला मैंने 0 क्यों लिखा दूसरे पार्ट में? सर क्योंकि क्योंकि केवल कैलोरीमीटर के भीतर रखा पानी वेपराइज हुआ है, वो कैलोरीमीटर थोड़े ना वेपराइज हो गया कि उसका वाटर इक्विवेलेंट हम लेकर के 540 से मल्टीप्लाई कर दें। कैलोरीमीटर का तो टेम्परेचर बदला ही नहीं, कैलोरीमीटर का टेम्परेचर पहले भी Q2 से पहले भी, Q2 देने से पहले भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड और बाद में भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बर्तन का टेम्परेचर तो नहीं बदला। तो बर्तन को उस समय हीट देने का काम नहीं था, वहां केवल जो भी हीट हम 100 डिग्री सी पे जब बर्तन आ गया दे रहे थे तो वो वेपराइजेशन में काम यूज हो रहा था। वहां बर्तन का टेम्परेचर अभी नहीं बढ़ेगा जब तक कि सारा का सारा पानी उसमें से निकल ना जाए। उसके बाद भी आप हीट करते रहोगे तो बर्तन का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। हमें तो वही पूछा गया कि कितना हीट दें कि वेपराइज हो जाए, तो मिनिमम कितना दें कि वेपराइज हो जाए। उसके बाद भी आप लगे हुए हो बर्तन को भी आज वेपराइज करके छोड़ूंगा, तो वो तो अलग बात है। अब जो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 170 दूनी 140 1400,
और ये 70 3500 प्लस 0 0 10,080 3,500 1,400। एडिशन तो मुझे बड़ा मुश्किल से आता है यार। 1 0 1 0 8 5 13 4 17 7 1 3 1 4 4 1 5 एक बार चेक कर लेना यार मेरा कैलकुलेशन। सर यही है। ठीक है। ठीक है। और यूनिट आएगा कैलोरी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाटर इक्विवेलेंट थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा। यस सर। ये अमाउंट ऑफ वाटर है और इसका उपयोग कब करेंगे? जब हमें लगे कि बर्तन को हीट लेने का मौका मिला। तो जब स्टेट चेंज हो रहा होता है उस समय बर्तन हीट नहीं लेता, क्योंकि जब तक स्टेट चेंज हो रहा होता है तब तक या तो बर्फ पानी में पिघल रहा होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो जितने हीट हम देंगे उस समय वो बर्तन नहीं लेगा, बर्तन 0 पे ही बैठा रहेगा। वो सारा का सारा आइस जब मेल्ट कर जाएगा उसके बाद फिर वो कन्वर्ट होगा। और जब तक वाटर इक्विवेलेंट आपको नहीं दिया जाए किसी कैलोरीमीटर के लिए तो आप मान के चलना कि शायद उसको नेग्लेक्ट किया गया है, या क्वेश्चन में उसे सोचने के लिए नहीं कहा गया है, ऐसा मान के चलना। अब यहां आता है एक सर वो जो Q2 के इक्वेशन में सर 540 आया था सर, वो समझ नहीं आया क्या। एक बार अच्छा ये बताओ, ये हीट जो गेन Q2 में देख रहे हैं वो हीट आपने दिया किसको? बर्तन सर, को। वो बर्तन बदला या बर्तन जैसा था वैसा ही रहा? सर वैसे रहा। तो किसको हीट दिया आपने? जो हीट दिया उसके किसने लिया है? वाटर को स्टीम में बदलोगे तो कितना एनर्जी देना पड़ता है? Q बराबर, जब टेम्परेचर नहीं बदल रहा होता है तब जब आप लिखते हैं Q बराबर ml लिखते हैं। और 1 ग्राम वाटर को जो बदलने का काम आप करते हैं वाटर से स्टीम में, इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वेपराइजेशन कहते हैं, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आता है 540 कैलोरी पर ग्राम। तो बताइए 20 ग्राम को बदलेंगे आप तो कितना देना पड़ेगा एनर्जी? सर 20 × 540। अब समझ में आया? यस सर। सर आपने यहाँ ये क्यों नहीं लिखा ms डेल्टा थीटा? बताओ ms डेल्टा थीटा क्यों नहीं लिख रहे हैं यहाँ? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर नहीं बदल रहा। ये ms डेल्टा थीटा तब लिखते हैं जब टेम्परेचर बदलता है। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमें क्या सोचना पड़ेगा? ml। मुझे ये बताइए कि आपके कैलोरीमीटर वाटर इक्विवेलेंट 50 ग्राम में कैलोरीमीटर में एक रखा हुआ है आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको हम कितना हीट दें कि ये आइस पिघल जाए? 40 ग्राम वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिखने लगे। कितना हीट देना होगा इस पे विचार करना है आपको। तो ध्यान से देखिए, आप इसको 40 ग्राम आइस
plus calorimeter at -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बदलेगा 40 ग्राम आइस प्लस कैलोरीमीटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर ये बदलेगा 40 ग्राम आइस बदल जाएगा वाटर में प्लस कैलोरीमीटर, ये होगा एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 ग्राम वाटर प्लस कैलोरीमीटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले ये चित्र वाली कथा समझ में आई कि जो आइस कैलोरीमीटर का सिस्टम है -20 से पहले 0 पे आएगा और तब भी हीट देते रहोगे तो कन्वर्ट होगा वाटर में, लेकिन तब तक कैलोरीमीटर का टेम्परेचर नहीं बदलेगा और उसके बाद भी हीट देते रहोगे तो फिर वो टेम्परेचर दोनों का राइज करेगा। तो हम लोग यहां 3 सेक्शन में कैलकुलेट करेंगे टोटल क्यू, और हर एक क्यू में भी 2 पार्ट होना है। तो पहला मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। 40 ग्राम आइस का आप टेम्परेचर बदल रहे हो 20, और 50 ग्राम जो वाटर इक्विवेलेंट है उसका भी टेम्परेचर बदल रहे हो 20। सर आपने 50 के साथ 1 क्यों लिखा? 50 के साथ 1/2 भी तो लिख सकते थे भाई। वो कैलोरीमीटर बर्तन है, वो आइस नहीं है। और बर्तन के बदले में आपने माना है कि 50 ग्राम जो है 20 डिग्री टेम्परेचर बदलने के लिए जो हीट लेगा या देगा उतना ही ये बर्तन हीट लेगा या देगा। तो वो कैलोरीमीटर वाला आपने वो वाटर इक्विवेलेंट यूज किया 50, और वो वाटर इक्विवेलेंट है तो उसके साथ वो 1 ही सोचा हमने। अगले वाले पार्ट में केवल ये मेल्ट करेगा 40 इंटू 80। अब 80 जिनके नहीं समझ में आए वो याद रखना, जब भी स्टेट चेंज होता है तो ml लिखते हैं और L होता है फ्यूजन के लिए 80, और उस समय बर्तन हीट ना ले रहा है ना दे रहा, 0 डिग्री पे फिक्स है इसलिए उसमें कोई नहीं। और उसके बाद दोनों ने चेंज किया। तो अब देखो ये 40 जो है वो भी अपना टेम्परेचर बदला 30, और किसने बदला? और चेक करिए दूसरा कौन है। दूसरा जो है वो 50 ने भी बदला है, 50 इंटू 1 इंटू 30। तो हमारे पास जो डाटा आया उसको चेक करते हैं। ये 400 प्लस 1000 3200 प्लस 1200 प्लस 1500, सम कर लो और कैलोरी लिख देना। यदि समझ में आए तो वेल एंड गुड। तो पहले ध्यान से देख लो और 2 मिनट के बाद हैंड राइज करना, आराम से देखो। हाँ बहुत बढ़िया हमारे साथ 7300 कैलोरी। जिन लोगों के समझ में आ गया हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया। दुष्यंत, दिव्यांशु, कार्तिक, सोम, रिद्धिमा, अबरार, माइसा, कार्तिक, कृतिका, पलक, सौमिल, वेदांत, क्षितिज, अनुष्का, केतव, कीर्ति, सुशांत, विशाल, भव्या, महन। okay. अब यहां एक पॉइंट देखते हैं
हीटिंग कर्व। अब हीटिंग कर्व का क्या सेंस है? मान लो एक ब्लॉक हो आइस का और इसे हीट दे रहे हो, जो हीट देने का रेट है dq by dt वो है कांस्टेंट, रेट ऑफ हीट सप्लाई। रेट ऑफ हीट सप्लाई dq by dt कांस्टेंट। मान लो ये रहा होगा -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ऐसा कुछ। तो क्या होता होगा? तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता होगा। कब तक? 0 तक। तो हीटिंग कर्व के बारे में यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है कि ब्लॉक का टेम्परेचर और टाइम का एक रिलेशन बनाते हैं। मान लो ये -50 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 सेकेंड वाला हमने ओरिजिन बनाया। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर टेम्परेचर बदलना शुरू करेगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा और फिर बढ़ेगा। सर क्या कहानी है? तो ध्यान से देखिए, पहले ये सॉलिड रहा होगा तो टेम्परेचर बढ़ता गया, फिर ये लिक्विड रहा होगा तब भी टेम्परेचर बढ़ता गया, फिर ये गैस में बदल गया तब भी टेम्परेचर बढ़ता गया, और जहां जहां हॉरिजॉन्टल लाइन है उस जगह टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये मेल्टिंग पॉइंट है। उस समय जो हीट देंगे उस समय टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं, और फिर कांस्टेंट हुआ होगा। कब कांस्टेंट हुआ होगा? 100 डिग्री सी पे। वो क्या था? बॉइलिंग पॉइंट। और उसके बाद फिर जब वो स्टेट बदल गया, तो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टेट के बदलने को। और इंक्लाइंड जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो टेम्परेचर बदल रहा है, वहां टेम्परेचर कांस्टेंट थोड़े ना है। ध्यान से देखिए, आप लिखते हैं डेल्टा क्यू इक्वल्स टू ms डेल्टा थीटा। अभी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी दोनों तरफ यदि हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो आ रहा है डाटा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी या डी थीटा बाई डी टी, ये किसके बराबर हो गया? 1/ms डेल क्यू बाई डेल टी। और यहां बताइए इसको क्या आप कहते हो? स्लोप ऑफ थीटा टी ग्राफ। और ये किसके प्रोपोर्शनल है? स्पेसिफिक हीट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या देखा आपने? स्लोप ऑफ थीटा टी ग्राफ। क्यों? डी थीटा बाई डी टी हो गया टेम्परेचर के बदलने का रेट टाइम के साथ। और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, ये तो कांस्टेंट है ना खुद, ये रेट ऑफ हीट सप्लाई है। m मास भी कांस्टेंट है, तो बचा कौन? s। यदि कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शन का साइन आ जाएगा, 1/स्पेसिफिक हीट। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कि स्लोप यदि कम है तो स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगा, स्लोप कम है तो टी के पैरेलल जैसा लाइन होगा, मतलब ज्यादा टाइम लेगा टेम्परेचर बदलने में। जिसका स्लोप, जिस जगह का स्लोप कम उसका एस ज्यादा। सोचो ना,
आपसे यदि मैं एक एग्जांपल में ये कहूं, हीटिंग कर्व देके, ये ध्यान देना, यहां S1 है और यहां S2 है। हीटिंग कर्व के लिए करेक्ट रिलेशन चुनना है आपको। कौन सा ठीक लग रहा है? भाई स्लोप कहाँ ज्यादा है? सेकंड वाला। S2 is greater than S1. स्लोप पहले वाले का ज्यादा है S1 वाले जगह पर, सर सेकंड। मतलब तो जहां स्लोप ज्यादा वहां S कम, तो सेकंड वाला जो है ये सही हो जाएगा। क्योंकि S जो है हमने क्या देखा, S प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्लोप। S कौन? तो स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्लोप। सोचो, अब बारी आता है एक पॉइंट और एनालाइज करने की। इस कर्व को देखो, जब हम बात करते हैं डेल्टा Q इक्वल्स टू ml, तो एक काम करो ना, डेल्टा Q को डेल्टा T से डिवाइड कर दो और डेल्टा T से मल्टीप्लाई कर लो। ये जो डाटा है ये है रेट ऑफ हीट सप्लाई, ये कांस्टेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा T जो टाइम टेकन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, या L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T है, या L प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T का मतलब यही ना, डेल्टा T, T1, T2, T3, T4, ऐसे यदि हम एनालाइज करें तो डेल्टा T का मतलब ये, डेल्टा T का तो मतलब यही हॉरिजॉन्टल लेंथ। तो L यदि प्रोपोर्शनल है डेल्टा T के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, L प्रोपोर्शनल टू हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ हीटिंग कर्व। मतलब लेटेंट हीट दो तरह के थे ना वाटर के, एक आइस से वाटर बनते वक्त मेल्टिंग पॉइंट के पास, और एक वाटर से वेपर बनते वक्त बॉइलिंग पॉइंट के पास। ये तो हर एक सॉलिड के लिए होगा, एक मेल्टिंग पॉइंट एक बॉइलिंग पॉइंट। तो हमसे जब क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि हीटिंग कर्व देखो और बताओ जो लेटेंट हीट हम सोच रहे हैं, latent heat of fusion and latent heat of vaporization L1 and L2, इनके लिए करेक्ट रिलेशन कौन कौन से? L1 is greater than L2, L1 is less than L2, L1 equals to L2, none। Sir, B. तो सेकंड वाला है। सेकेंड वाला। तो कैसे ये डिसाइड कर लेंगे? लेंथ देखिए, इनका तो इतना ही बड़ा लेंथ है और इनका लेंथ इतना बड़ा, तो लेंथ देख करके डिसाइड कर लेंगे।
जिसका लेंथ जिस जगह जिस स्टेट चेंज वहां स्टेट चेंज हो रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, जिस स्टेट चेंज में ज्यादा टाइम लगा तो एल का वैल्यू ज्यादा रहा होगा, जिस स्टेट चेंज में कम टाइम लगा उसमें एल का वैल्यू कम रहा होगा। यहां तक में कोई कंफ्यूजन तो बताएं। जिन जिन के समझ में आ गया वो हैंड राइज कर दें। बहुत बढ़िया। कृतिका, सौमिल, माइसा, सोम, कार्तिक, पलक, क्षितिज, दिव्यांशु, कीर्ति, अबरार, भव्य, रिद्धिमा, दुष्यंत, अनुष्का, आर्यन, सुशांत, विशाल, महक। केतब कोई डाउट? तो इन दो पॉइंट्स को यदि हम समझ गए तो इस टॉपिक के आप समापन में ही हैं। कभी यदि ऐसा होता है कि स्पेसिफिक हीट कह देता है थीटा स्क्वायर प्लस 3 थीटा प्लस 5 और आपसे पूछ दे कि डी क्यू का वैल्यू बताओ, टेम्परेचर थीटा इनिशियल 20 डिग्री सेंटीग्रेड और थीटा फाइनल 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ऐसे केसेस में सॉल्व करते वक्त हम जो लिखा करते हैं ना Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा थीटा, इसको ऐसे देखेंगे Q इक्वल्स टू डी क्यू लिखे या Q लिखे, Q इक्वल्स टू एम एस डी थीटा, m और s के बदले लिखिए थीटा स्क्वायर प्लस 3 थीटा प्लस 5 डी थीटा। तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक कम कर देंगे, थीटा क्यूब बाई 3 प्लस 3 थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 थीटा और इंटीग्रेट कर देंगे 20 से 60 तक। ये ऐसा काम IIT ने 40 सालों में केवल 2 बार करवाया है, जहां S जो था वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था, क्योंकि अभी तक के सारे क्वेश्चन में हमने यही माना है कि S जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, S कांस्टेंट है। S वाटर के लिए हमने देखा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये कहाँ कहा कि टेम्परेचर बदलेंगे और S बदल जाएगा। यहां एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली समझिए। आपके गर्मी के मौसम में ग्लास में कोक पीने के लिए दिया आपके दोस्त ने और वो फ्रिज के बाहर धूप में रखा था बोतल। इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। पीने में तो मजा आ जाएगा, सोच के देखो। तो आप यही सोचोगे पता नहीं ये दोस्त है कि दुश्मन। अब कोक पिलाना ही था तो फ्रिज में रखता बोतल। आपके मन की बातों को समझ गया, दोस्त तो दोस्त होता है। उसने क्या किया, कहता है भाई देख ये कोक तो केवल
100 ग्राम है। एक काम करो, ये छोटा सा एक टुकड़ा है आइस का मेरे पास, 2 ग्राम का टुकड़ा डालो कोक में, तुम्हारा कोक चिल्ड हो जाएगा। तुम्हारा कोक चिल्ड हो जाएगा। तो क्या उम्मीद करते हो, चिल्ड हो जाएगा केवल 2 ग्राम डाल देने से आइस? चिल्ड हो जाएगा या नहीं, ये सोचो। आइस पिघल गया और तुम्हारा कोक चिल्ड हो गया, ऐसा हुआ होगा या नहीं? और यदि नहीं चिल्ड हुआ होगा तो कुछ तो होगा टेम्परेचर कम। कितना होगा? मिक्सचर का नया टेम्परेचर हमें पता करना है। ये जो मिक्सचर है उसका नया टेम्परेचर हमें पता करना है। तो कोक के बदले कैलकुलेशन के आसानी के लिए तुम वाटर ही मान लो, क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट हमने याद किया हुआ है। अच्छा, क्या उम्मीद करूं, पूरा आइस पिघल जाएगा या नहीं पिघल जाएगा? सर पूरी पिघल जाएगी। पिघल जाएगी। बहुत बढ़िया। तो सॉल्व करते वक्त हमने क्या किया, सॉल्व करते वक्त हमने सोचा हीट गेन बाय आइस, हीट लॉस्ट बाय 100 ग्राम वाटर। जो आइस है ये हीट लेने वाला है, और 100 ग्राम वाटर जो है वो हीट देने वाला है। तो 100 ग्राम वाटर ने कितना हीट दिया? 100 इंटू 1 इंटू 40 माइनस थीटा। और आइस ने कितना लिया? तो पहले वो मेल्ट करेगा 2 इंटू 80, और वो जो मेल्ट करने के बाद वाटर होता है वो 0 डिग्री पे होता है। लेकिन मिक्सचर में ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ पानी 0 डिग्री पे, सारे मिलजुल के एक खास टेम्परेचर पे थीटा तक पहुंच गए। तो वो जो 2 ग्राम वाटर था वो भी अपना टेम्परेचर बदल करके थीटा ले आया होगा 0 से। तो हीट जो आइस ले रहा है वो 2 टुकड़ों में देखना सीखो। एक तो आइस ने गेन किया, और दूसरा 2 ग्राम वाटर फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग आइस। फिर उस मेल्टिंग आइस से जो 2 ग्राम वाटर बना 0 डिग्री सी का, उसने भी हीट लिया। और ये सारा हीट देने का काम किया किसने? वो 100 ग्राम जो वाटर था उसने। अब ये कितना हुआ? 160 प्लस 2 थीटा इक्वल्स टू 4000 माइनस 100 थीटा। 102 थीटा इक्वल्स टू 4000 माइनस 160। तो थीटा कितना हो जाएगा? 3840 बाय 102 डिग्री सेंटीग्रेड। 37.6। ये 37.6 कह रही मैंने वही लिख दिया। थैंक यू। तो अब तो आपका दोस्त तो बड़ा बदमाश है। एक तो दे रहा है पानी गर्म और आइस दे रहा है 2 ग्राम, लेकिन है तो दोस्त, दुश्मन तो है नहीं। तो आपने उससे कहा कि भाई जब इतना दे ही रखा है आइस, तो आइस का बकेट दो और मैं खुद ही आइस ले लेता हूं। और आपने क्या किया? उत्साह में आके 20 ग्राम
ये 200 ग्राम आइस, 100 ग्राम आइस डाल दिया। ये तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है। इतना मत डालो, जगह भी नहीं बचेगा ग्लास में। एक काम करते हैं, चालीस ग्राम आइस डाल देते हैं। 40 ग्राम आइस डालने के बाद फिर से एक बार सोचते हैं कि क्या होगा। एक नया क्वेश्चन, यदि 40 ग्राम आइस डाल देंगे तो क्या होगा थीटा मिक्सचर? कैलकुलेट करिए अपने अपने कॉपी पे, फिर मैं भी कैलकुलेट करूंगा। अब उम्मीद करूं कि पानी जो है आपका ग्लास में वो चिल्ड हो जाएगा। प्रैक्टिकली सोचो ना, Yes, sir. Yes, फ्रिज sir. से निकाल के आइस डालोगे तो 1 या 2 क्यूब डाल दोगे, 3 क्यूब डाल दोगे। शरबत बनाते होगे गर्मी के मौसम में तो ऐसा ही तो कुछ करते हो। दैट इज फिजिक्स, दैट इज कैलोरीमेट्री। आप प्रैक्टिकल भी अपना सोचो, डाल दिया 2-3 क्यूब, 40 ग्राम काफी वेट हो जाएगा। फील करो ना, 2-3-4 क्यूब हमने डाल दिया तो चिल्ड तो हो जाना चाहिए। अब चेक करो टेम्परेचर क्या आएगा मिक्सचर का। सुशांत का आंसर आया है 5.7 डिग्री सेंटीग्रेड मिक्सचर का टेम्परेचर। आप लोग भी देखिए। Sir, 5.71 degrees Celsius. 5 भव्या भी 7 है, सोम भी 7, 5.7 है, भव्या भी 5.7 है, केतव भी 5.7 है। तो मैं उम्मीद करूं कि ऐसे ही सब कोई कैलकुलेशन कर लेंगे। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ 2 ग्राम के बदले में क्या हो जाना चाहिए? 40 ग्राम, 40 ग्राम आइस। बाकी कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे। यदि ये आपके समझ में आ गया हो तो एक बार इस बात पे गौर करिए, इक्वेशन ऐसे ही लिखा था ना, देख लेना। Yes, sir. ऐसा भी तो हो सकता है, यदि आप ज्यादा आइस दे दोगे तो वो सारा आइस ना पिघले और पूरा का पूरा पानी 0 डिग्री पे पहुंच जाए। ऐसा भी तो एक सिचुएशन हो सकता है। एक काम करो, 60 ग्राम मान लो आइस दे दिया, तो ये सोचो कि क्या पूरा आइस पिघल पाएगा? तो पूरा आइस को पिघलने के लिए कितना चाहिए होगा? 60 इंटू 80, 4800 कैलोरी। और 100 ग्राम वाटर जो है वो अधिक से अधिक कितना दे सकता है? 100 ग्राम वाटर 4,000. 40 से 0 पे चला आए तो 4000 दे सकता है। तो क्या उम्मीद करूं, क्या सारा पिघल पाएगा आइस? अरे सोच लो यार, पूरा पिघलने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 4000
800 60 into 80 60 ग्राम आइस यदि डालेंगे तो। लेकिन पानी जो है वो 100 ग्राम वो अपना सारा कोशिश कर ले हीट देने का, तो 0 तक जा सकता है नीचे से नीचे। उसके बाद ये अलग बात है कि जैसे दही में थोड़ा सा, दूध में थोड़ा सा दही डालते हैं और पूरा दूध दही में बदल जाता है। ऐसा थोड़े ना होगा कि थोड़ा सा आइस डालें और पूरा जो ग्लास है उसका पानी जो है आइस में बदल जाए, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा नहीं हो रहा तो क्या हम सोचें क्या हुआ होगा कि ये पानी चिल्ड हो गया होगा और आइस का क्यूब उसमें तैरता दिखेगा, और वो क्यूब कुछ छोटा हो गया होगा, कुछ पार्ट उसका पिघल गया होगा, ये हो सकता है। अरे प्रैक्टिकली इवेंट दिखा या नहीं दिखा? दिखा सर। तो इसका मतलब अब कितना आइस पिघल गया होगा और मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा? तो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना दिख रहा है? मुझे सीधे दिख गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और उस समय कितना वाटर प्रेजेंट होगा? तो 4000 जो है हीट मिला, उससे कितना 4000 कैलोरी जो हीट आया उससे कितना बर्फ पिघल गया? मान लो x ग्राम बर्फ पिघल गया होगा, सारा तो नहीं पिघला, ये आपने पहले देख लिया। तो कितना हो गया? तो 4000 बाई 80, तो ये 50 ग्राम आइस जो है वो पिघल गया। तो वाटर का अमाउंट कितना हो गया होगा? वाटर का अमाउंट हो गया होगा 150 ग्राम, और आइस अभी कितना तैर रहा होगा? 10 ग्राम। क्यों? क्योंकि अरे 60 ग्राम का आइस था तो क्यूब थोड़ा छोटा हो गया, और 10 ग्राम का आइस क्यूब अभी भी तैर रहा है आपके ग्लास में। सर ऐसे सोचने की नौबत कब आएगी? तो जब ये आप 60 रख करके कैलकुलेशन करते हीट गेन हीट लॉस का, ये कैलकुलेशन बाद में किया करो। पहले आप यही चेक कर लिया करो कि पूरा आइस मेल्ट करेगा या नहीं। यदि पूरा आइस नहीं मेल्ट करेगा तो मिक्सचर का टेम्परेचर सीधे 0 बोल दो। और आपके ऑप्शन में 0 और 100 यदि है तो 99% चांस है उन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। और यदि आइस अमाउंट ज्यादा दिख रहा है तो तुरंत 0 डिग्री वाला चुन लो, या कैलकुलेट करके देख लो कि पानी 0 तक आके कितना रिलीज करेगा, और वो हीट का अमाउंट सफिशिएंट है कि नहीं आइस को मेल्ट करने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आप HC वर्मा के कैलोरीमेट्री के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, आप उन्हें बना लें। हाँ बताइए सर। जो टेस्ट है 10th को उसका सिलेबस बता दो। आजकल में आपको मिल जाएगा सिलेबस, पूरा मैकेनिक्स जितना हम पढ़ चुके हैं वो रहेगा, और जो पढ़ेंगे 3rd तक 10th तक वो सारा रहेगा। सर एसएचएम के भी डाउट्स ले लो। एसएचएम के डाउट्स अगले लेक्चर में संडे आप चाहें तो पूछ लीजिएगा एसएचएम के 2-4 क्वेश्चन, और उसके अलावा भी पूछना हो तो संडे के बाद आप यहाँ इंस्टीट्यूट आके भी पूछ लेंगे, या जूम पे मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर मुझे 25 डाउट पूछने हैं, तो मैं जूम पे अलग से बता दूंगा आपको। ओके सर। ओके ठीक है, चलिए रखिए, थैंक यू, बाय बाय।